गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी लोगों का स्वागत है। एक बार बता दीजिए आवाज़ अच्छे से आ रही है और साफ साफ दिख रहा है, तो फिर उसके बाद आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों का गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूँ और थोड़ा लेट हुआ कि मार्केट गया था और वहाँ मुहर्रम का रोड पे जाम लगा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा आधे घंटे लेट से आज क्लास स्टार्ट हुआ। चलिए, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग अब आते हैं टॉपिक पे, चर्चा करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग डे 6 और रिवीजन डे पढ़ रहे हैं और इसके तहत बेसिकली आज हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे उदारवादी चरण और बंगाल विभाजन, लिबरल फेज एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, नवराष्ट्रवादी चरण और क्रांतिकारी चरण यानी न्यू नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी फेज जो थे वो भारतीय इतिहास के ये वो फेज रहे। कल हम लोगों ने पढ़ा भी था और समझा भी था कि जो कांग्रेस का पीरियड था, उस कांग्रेस के पीरियड के अंतर्गत जो इनिशियल फेज थे जिसके अंतर्गत कांग्रेस की जो नीतियां थी वो लिबरल थी, उस फेज़ को लिबरल फेज़ कहा जाता है, लिबरल चरण कहा जाता है, उदारवादी चरण कहा जाता है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? साउंड तो यहाँ से ठीक दिख रहा है। चलिए, आप भी बच्चे की तरह बहाना बनाते हैं। बहाना नहीं बना रहा हूँ, कभी पटना के सड़कों पे निकल के जाम में फंस के देखिए, फिर मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं उदारवादी चरण और नव राष्ट्रवादी चरण, और इस पीरियड के दौरान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? सभी लोगों को साफ साफ आ रहा है? चलिए बढ़िया। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन में जाएंगे और स्पेशली इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इनिशियल फेज़ था जिसको हम लोग उदारवादी या लिबरल फेज़ कहते हैं, तो कांग्रेस के अंतर्गत जब कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के पीरियड के अंतर्गत जो फर्स्ट पीरियड था जिसको उदारवादी कहते हैं, इस उदारवादी फेज़ के तहत लिबरल फेज के तहत जो टाइम पीरियड था वो था 1885 से लेकर के 1905, और इसी 1905 के बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई 1905 में जिसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन हुआ और सब कुछ बदल गया। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बदलाव आया कि कांग्रेस में जो उदारवादियों का प्रभाव था वो अब बदल करके थोड़े से नए लोगों का प्रभाव आ गया। और नए लोगों को क्या कहा जाता है? तो नव राष्ट्रवादी। इन्हें कहीं कहीं पे उग्रवादी शब्द लिख करके भी बुलाया जाता है या इन्हें उग्र राष्ट्रवादी भी लिखा जाता है। इसको नियो नेशनलिज्म के नाम से भी बुलाया जाता है। और इनका जो फेज था जिस पीरियड में इन्होंने कांग्रेस को लीड किया, ये 1905 से लेकर के 1919 तक के पीरियड को कांग्रेस पर नियो नेशनलिज्म का फेज कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली कांग्रेस के इसी चरण के अंतर्गत जो घटनाएं घटित हुई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसको चर्चा हम लोग करने वाले हैं। दूसरी ओर जो अगला टॉपिक है वो है रेवोल्यूशनरी फेज यानी क्रांतिकारी चरण। तो ये क्या था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक आया क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण की यदि बात करें तो इसको दो फेज में डिवाइड किया जाता है। इसको फेज 1 और फेज 2 कहा जाता है। फेज 1 का मतलब वो होता है कि जो इनिशियल लेवल पे जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, रिवोल्यूशनरी घटनाएं हुई, उनको दो चरण में स्पेशली बांटा जाता है। और पहले फेज का जो टाइमिंग माना जाता है ऑलमोस्ट 1900 के आसपास से जो इवेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं,
इन घटनाओं का जो दौर 1915 तक चला, इन घटनाओं को माना जाता है कि ये फेज़ 1 के इवेंट्स थे। और जब असहयोग आंदोलन ख़त्म हो जाता है और 1922 से एक नया दौर चलता है 1946 तक, तो इसको क्रांतिकारी का सेकेंड फेज़ कहा जाता है। ठीक है, इस पीरियड में आपको जो स्पेसिफिक घटनाएं हुई थी, जैसे मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, नासिक कांड हुआ था, कलकत्ता में जो बम कांड हुआ था अलीपुर में, ये सब घटनाएं जो है वो फेज़ 1 की मानी जाती है। बट सेकेंड फेज़ में जाते हैं तो सेकेंड फेज़ में हम लोग क्या जानते हैं, सेकेंड फेज़ में फेज़ 2 के अंतर्गत स्पेशली भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाद में चल करके सुभाष चंद्र बोस पार्टिसिपेशन करते हैं, नेवी का जो है विद्रोह होता है, बंगाल में सूर्य सेन विद्रोह करते हैं। तो इस फेज़ को जो है ये फेज़ 2 के अंतर्गत माना जाता है। तो आज के टॉपिक में इन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स लिबरल फेज़ और पार्टीशन ऑफ बंगाल और नियो नेशनलिज्म का फेज़ और रेवोल्यूशनरी फेज़, ये आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग लैपटॉप में देख रहे हैं, आराम से लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन करना है www.eduteria.live पे जाएंगे और आप वहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको डाल करके आप लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज के इस टॉपिक पे, क्वेश्चंस की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? हु फर्स्ट डिमांडेड स्वराज? कल ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था, जो कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ रहे थे तो उसके दौरान स्पेशली हम लोगों ने पढ़ा था कि 1906 में कांग्रेस सेशन हुआ था और वो कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और इसी कांग्रेस सेशन में डिमांड किया गया था स्वराज का। बट ये स्वराज का डिमांड किया किसने था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उदारवादियों ने, गर्मपंथियों ने, क्रांतिकारियों ने, गांधीवादियों ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है कि लिबरल्स ने, एक्सट्रीमिस्ट ने, रिवोल्यूशनरीज ने या गांधीयंस ने। तो जो फेज़ था वो 1905 तक का जो फेज़ था, उस दौरान लिबरल्स थे और उन्होंने स्वराज को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया। और इस तरह से जो स्वराज शब्द लेके आए वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा लाल बाल पाल का। हालांकि इस दौरान जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे और वहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि उदारवादियों का डिमांड था। बट दादा भाई नौरोजी ने ये डिमांड नहीं किया था। डिमांड करने के लिए उन पर प्रेशर बनाया गया था, किसके द्वारा? तो नियो नेशनलिस्ट यानी नव राष्ट्रवादियों, गर्मपंथियों द्वारा ये उन पर फोर्स किया गया और इसलिए वो स्पेशली इसको लाते हैं। तो यानी लाने के पीछे जो कॉज था या जिसका मोटो था, जिसका प्रयास था, वो थे गर्मपंथी। हाँ, जिन्होंने घोषणा की कि स्वराज हमें चाहिए वो दादा भाई नौरोजी थी। लेकिन ये डिमांड के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो एक्सट्रीमिस्ट का था, जो गर्मपंथी कहलाते हैं। और उन्होंने ही इसको स्पेशली कह सकते हैं कि लागू कराया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गर्मपंथियों ने ही स्पेशली सबसे पहले स्वराज को भारतीय इतिहास में एक लक्ष्य के रूप में लागू कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भगत सिंह से रिलेटेड है। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भगत सिंह। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भगत सिंह ने 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1924 एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। तो फिरोज शाह कोटला में, ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। ऑन 17 दिसंबर 1928 along with his comrades he killed a police officer named सैंडर्स। और थर्ड स्टेटमेंट है, 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। इन 1929 he threw a bomb in the Central Legislative Council। तो यहां अगर हम लोग आए ऑप्शंस में तो पहला ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है? कि पहला तो ये है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA इसको कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी तो 1928 में हुई थी। और सिर्फ भगत सिंह नहीं थी, इसमें और भी मेंबर थे, स्पेशली चंद्रशेखर आजाद था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? कैंसिल हो जाता है, क्योंकि HSRA की स्थापना 1928 में हुई थी और ये 24 दिया हुआ है।
सेकेंड आता है सैंडर्स की हत्या इन्होंने अपने साथियों के साथ की थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट हो जाता है बिल्कुल सही कि सैंडर्स की हत्या उन्होंने की थी, और ये डेट भी बिल्कुल सही है कि 17 दिसंबर को की थी। इसके लिए कहानी याद रख सकते हैं कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो 17 नवंबर 1928 को हुई थी, और उसके जस्ट एक महीने बाद उन्होंने ये सैंडर्स की हत्या की थी। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में उन्होंने बम फेंका था, और इसको बम फेंकने के लिए भगत सिंह को सहयोग मिला था बटुकेश्वर दत्त का। तो यानी ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है कि हाँ उन्होंने बम फेंका था 1929 में, और उनके सहयोगी कौन थे, तो बटुकेश्वर दत्त थे। फिर आता है कि किस बिल के कारण उन्होंने बम फेंका था, तो अगले क्वेश्चंस में हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये अगर पॉइंट्स देखें तो आपका पहला गलत हो गया है, तो जिसमें भी एक लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, अपने आप आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिना जानकारी के आप उत्तर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लीडर्स ऑफ द लिबरल फेज, यानी लिबरल फेज के जो लीडर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए और समझिए और बताइए। फर्स्ट है, उन्होंने प्रार्थना एवं याचना की पद्धति को अपनाया। दे एडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन। तो वैसे भी उनको पार्टी कहा जाता था, प्रेयर और पिटिशन वाली पार्टी ही कहा जाता था लिबरल फेज में। तो यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो 100% क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की ओर आते हैं। वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में विश्वास रखते थे। दे बिलीव इन ट्राइंग टू चेंज द कॉलोनियल रूल इनटू इंडियन सेल्फ रूल, यानी वो बेसिकली चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को इंडियन बना दे, यानी इंडियन तरीके से या ब्रिटिशर्स तरीके जो वो क्रूर था वो शासन ना हो करके भारत में शासन करे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ही, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि वो चाहते थे कि भारतीय शासन व्यवस्था की तरह ब्रिटिश को बदल दे और ब्रिटिश को भगाए नहीं, क्योंकि बेसिकली लिबरल्स का जो एम था वो ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर भगाना नहीं था, बल्कि भारत में ही शासन कराना था। तो इसलिए ए और दो दोनों सही है, और चूंकि हमें चूज द इनकरेक्ट वन, यहां पे क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट यानी असत्य ढूंढना है। तो असत्य में हमें कोई भी नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा, तो ये समझ लीजिए कि लिबरल्स का जो एक एम था वो ये था कि ब्रिटिशर्स भारत से जाए नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स को ऐसा हम चेंज कर दे कि वो भारत के अनुरूप ही भारत में शासन करने लगे। दैट्स वाई ये सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था। व्हाट वाज द इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज का मतलब क्या हुआ, उदारवादी स्टेज या लिबरल स्टेज, जो कि सबसे शुरुआती कांग्रेस फेज क्या था, लिबरल था। तो उस फेज में इसके एम्स में से आपको ध्यान देना है और करेक्ट वाला चूज करना है। पहला है लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, टू रन ए डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश ए हेडक्वार्टर्स फॉर द मूवमेंट, आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, टू कनेक्ट द जनरल पब्लिक विद द नेशनल मूवमेंट, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहित एवं समर्थन देना, टू इनकरेज एंड सपोर्ट एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी। तो अगर आप ये ध्यान देंगे तो जो शुरुआती कांग्रेस था वो शुरुआती कांग्रेस में लिबरल फेज थे और ऐसे मुहिम थे कि जिसमें ज़्यादा आंदोलन की चर्चा नहीं होती थी। यहाँ आंदोलन वर्ड यूज किया गया है, बट यहाँ आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े मूवमेंट चलाने थे, लाइक स्वदेशी मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैसे मूवमेंट नहीं थे। यहाँ कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक तरीके से सुधार करना चाहते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो जिसमें एक होगा वो सही हो जाएगा। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, ये भी उनका एम था कि एक हेडक्वार्टर बनेगा जहाँ से हम लोग चीज़ें ठीक करेंगे, ब्रिटिशर्स से बात करेंगे। आम जनता को आंदोलन से जोड़ना, आंदोलन का मतलब यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पर एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने से है, तो ये भी ठीक था। और उपनिवेशवादी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, तो धीरे धीरे लोगों ने उपनिवेशवादी विचारधारा के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
उस स्टेटमेंट्स में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऐसे तो चारों ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं, बट यहां पर वो आम लोगों को ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए इसको यहां पर आंसर गलत दिया गया है। क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए थे, इसका मैं रीजन बता देता हूं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय जो जनता है वो शिक्षित नहीं है उतनी, इसलिए भारतीय शिक्षित जनता ही एक्चुअल में भारत का रिप्रेजेंटेटर है या भारत को प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इसलिए ये भारत के सारे जनता को आंदोलन से जोड़ने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, और इसी कारण से शुरुआती दौर में पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ी, बाद में जाकर के पब्लिक इस आंदोलन से जुड़ती है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक भावना ठीक है, सेकेंड में मुख्यालय की स्थापना और ये विचारधारा प्रोत्साहित करना, इस तरह से इसमें अगर चाहते तो ऑप्शन डी भी लिया जा सकता था, और इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही हो सकता है। तो यहाँ बी ऑप्शन लिया गया है। कई बार आपको ऑप्शंस के आधार पर आंसर को चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमिटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वाज द ब्रिटिश कमिटी इंडिया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन लंदन? ये क्या हुआ था कि भारत में एक टीम बनी 1885 में, दैट्स कॉल्ड INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटेन में जाकर के ब्रिटिश लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भारत के शासन को जो है बेसिकली भारत के शासन को जो है ठीक किया जाए, भारत में जो तरीके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो अच्छे नहीं हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। और इस रीज़न से 1889 में ब्रिटेन में एक कमिटी बना था जिसका नाम था इंडिया। तो इंडिया जो है ये कहाँ पे बना था? तो ये ब्रिटेन में बनाया गया था, और ये एक प्रकार का ब्रिटिश कमिटी था, और ये 1889 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यानी काफ़ी लंबा संगठन का नाम था, के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? हु एमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एंटी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है यूनाइटेड इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड इंडिया, इसको दूसरा नाम दिया जाता है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो बेसिकली हुआ क्या कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कुछ लोग कांग्रेस से खुश नहीं थे, और कांग्रेस के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने प्रमोट करना शुरू किया कि एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो कांग्रेस के अगेंस्ट में हो और वो ब्रिटिश के सपोर्ट में हो। तो ब्रिटिश के सपोर्ट वाला सबसे फेमस आदमी कौन था? तो उसका नाम था सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां को प्रमोट किया गया कि आप जो है वो प्रमोट किया गया कि आप जो है कांग्रेस के अगेंस्ट में जाकर के एक टीम बनाइए और कमिटी बनाइए जो ब्रिटिश के लिए काम करे, और उसको सपोर्ट किया उन्हीं के क्षेत्र के राजा, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने। लाला लाजपत राय तो राष्ट्रवादी थे, तो ये अगेंस्ट में जाएंगे नहीं, और डफरिन इसको सपोर्ट करता है, बट वो खुद इस कमिटी का मेंबर नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही वो कमिटी का मेंबर बनता तो सबको पता चल जाता कि ये तो ब्रिटिश की ही टीम है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है 2 और 3। ये वो लोग थे जिन्होंने मिल करके बेसिकली एक एंटी जो कह सकते हैं कि कांग्रेस टीम बनाई, जिसका उद्देश्य था भारत के लोगों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काना, कांग्रेस के अगेंस्ट में एक मोबिलाइज करना। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो गया? सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सिंह, जो कि बनारस के राजा थे। नेक्स्ट है पहला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था, प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। तो पहला स्टेटमेंट आते हैं, इन द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट द मास बेस ऑफ द कांग्रेस वाज लिमिटेड। यानी जो इंडियन नेशनल का जो शुरुआती फेज था जो कांग्रेस का, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए थे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में शुरुआती दौर में लोगों की संख्या कम थी। सेकंड कहता है, द अर्ली नेशनलिस्ट वेयर नॉट कन्फाइंड टुवार्ड्स द कॉमन पीपुल,
ये बेसिकली इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न ये थे कि शुरुआती जो राष्ट्रवादी थे उनको लगता था कि ये आम लोग हमारी बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे और हमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, इसी कारण से वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और पब्लिक को ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहते थे। और मैंने बताया भी कि 1905 में ऐसा जीके गोखले ने कह भी दिया था कि मुझे लगता था कि भारत में जो पढ़े लिखे हैं वही भारत के लीडर हैं, वही भारत को लीड कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा आम नागरिकों को हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश नहीं की। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि इनिशियल फेज में कांग्रेस के जनाधार में मैक्सिमम जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग तक ही थे, बहुत ज़्यादा इनका जनाधार नहीं था। और सेकंड, क्यों नहीं था? क्योंकि इनको लगता था कि ये जनाधार हमारे काम का नहीं है और इस कारण से उन्होंने ये बेसिकली ऐसा किया। तो इस तरीके से पहला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, और पहले का जो है रीज़न ये देता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन दूसरे आर वाले में छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? Which of the following was not included in the contribution of moderate nationalists in the Indian national freedom struggle? तो कौन सा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था? किसका कंट्रीब्यूशन नहीं था? नरमपंथी। नरमपंथी मीन्स मॉडरेट्स या लिबरल्स, ठीक है। तो पहला आते हैं, उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की निंदा करना। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़िए दिमाग में लगाइए कि क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की निंदा करना। तो दादा भाई नौरोजी टाइप के लोग, इसके अलावा आपने पढ़ा था जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली ये डिफाइन किया कि हाँ, भारत में धन का निष्कासन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये जो निंदा हुआ, ये निंदा उन्होंने किया और उन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स एक्सप्लेनेशन को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा चढ़ा करके लोगों को बताया भी। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार। तो उन्होंने यही तो काम किया था कि मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द लेजिस्लेचर, और मैंने बताया भी था कि वो चाहते थे कि ब्रिटिश लेजिस्लेचर में इनको जोड़ा जाए। बाद में उन्होंने भारत में लेजिस्लेचर के डेवलपमेंट और विकास के लिए बात की। थर्ड, भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रयास, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ इंडियंस, तो ये भी किया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना, एडॉप्टिंग एन एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टांस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यदि एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टांस ये अपनाते तो ये नरमपंथी क्यों कहलाते? अगर वो थोड़ा सा भी गर्मपंथी वाला काम करते तो वो मॉडरेट क्यों कहलाते हैं? वो तो एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं। तो यानी ये जो फोर्थ वन नंबर है ये रिलेटेड नहीं है नरमपंथी से, लिबरल से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिसी बेसिकली नियो नेशनलिस्ट या जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इसको अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, द फिलॉसफी ऑफ बम नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आजाद ने की है। द फेमस बुक द फिलॉसफी ऑफ बम वाज रिटेन बाय चंद्रशेखर आजाद। एंड सेकेंड, सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित थे जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था। सूर्य सेन वाज एसोसिएटेड विद द चिटगांव आर्मरी रेड विच टुक प्लेस इन अप्रैल 1931। तो यदि फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा जाए तो फिलॉसफी ऑफ बम जो है ये चंद्रशेखर आजाद जी की नहीं थी। कौन थे ये? बोहरा साहब थे, यानी भगवती चरण बोहरा। इन्होंने बेसिकली ये एक फिलॉसफी आधारित एक लेख था जिसको उन्होंने लिखा था, तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा था, तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि सूर्य सेन वाज एसोसिएटेड विद द चिटगांव आर्मरी रेड विच टुक प्लेस इन अप्रैल 1931। तो ये 1931 में नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ आपको ध्यान देना था थोड़ा डेट, 1930, यानी चटगांव केस जो है ये आर्मरी रेड जो है ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। और हमें यहाँ ढूंढना है कि चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत है। तो गलत में यदि आ जाए तो दोनों के दोनों 1 और 2 दोनों के दोनों गलत है। यदि हमें सही ढूंढना होता
तो किसी एक को ढूंढ सकते थे, बट यहां हमें गलत ढूंढना था और दोनों हमें गलत मिले। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी इवेंट्स। क्रांतिकारी घटना यानी जो भारत के क्रांतिकारी नेताओं ने किए। पहला है रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर की यात्रा हो रही थी। अटेम्प्ट टू अपरूट द रेलवे ट्रैक इन विच लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर वाज ट्रेवलिंग। सेकेंड, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी गाड़ी पर बम फेंका जाना। थ्रोइंग ऑफ बम ऑन द कैरियज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड ऑफ मुजफ्फरपुर विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, यानी उनको मारने के उद्देश्य से किया गया। थर्ड, युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास किया जाना। तो ये जो तीनों के तीनों क्रांतिकारी घटना है, इसको क्या करना है, काल क्रम के अनुसार सजाना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई थी ये 1907 से रिलेटेड है। ये घटना भी 1907 में ही हुई थी और मुजफ्फरपुर बम कांड जो है ये 1908 में हुई थी। बट ये 1907 में अप्रैल के आसपास हुई थी और ये दिसंबर 1907 में हुई थी और ये आपको पता है कि अप्रैल 1908 में हुई थी। तो इस तरह से अगर इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, CAB, यानी सबसे पहले जो अटेम्प्ट टू असैसिनेशन फुलर द फॉर्मर अनपॉपुलर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल, उनको युगांतर द्वारा मारने का प्रयास किया गया था। तो युगांतर द्वारा जो मारने का प्रयास किया गया था ये भी 7 से रिलेटेड है। बट दिसंबर 1907 में एंड्रू फ्रेजर की यात्रा को इंपैक्ट किया गया और 1908 में मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कन्हड़े, कहीं अनंत करकड़े भी लिखा रहता है, नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेजी की हत्या कर दी। जैक्सन कौन था? ए पर्सन नेम अनंत कन्हड़े एसोसिएटेड विथ ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अभिनव भारत किल्ड एन इंग्लिश नेम्ड जैक्सन। हु वाज जैक्सन? जैक्सन कौन था? तो अनंत कन्हरे ने, ये आप याद रख सकते हैं कि 1909 में एक घटना की थी महाराष्ट्र क्षेत्र में, और महाराष्ट्र में भी स्पेशली जगह याद कर लीजिए, नासिक, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार दिया था और वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जिसका नाम क्या था, जैक्सन। और इस घटना को नासिक षड्यंत्र केस, ठीक है, नासिक केस के नाम से जाना जाता है। और इसी केस में बाद में चल करके जो अभिनव भारत के फाउंडर है वीडी सावरकर, उनको क्या किया गया था कि फांसी की काले पानी की सजा दी गई थी। तो इस तरह से ये कौन थे, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जिसकी हत्या जो है अनंत कन्हड़े ने कर दी थी। तो इस तरह से आंसर आपको पता होना चाहिए। 1904 में गठित हुआ था अभिनव भारत नामक संगठन और यह एक गुप्त संगठन था और बिहार के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है। 12वां क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं और गतिविधियों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी इवेंट्स एक्टिविटीज। पहला, कमगाटा मारू प्रक्रम, दिल्ली षड्यंत्र केस, गदर पार्टी की स्थापना, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना। और इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा इसके घटना के बारे में पता होना चाहिए कि कब कौन सी घटना हुई थी, और इससे डेट आपको पता चल जाएगा और उससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे गदर पार्टी 1913, कमगाटा मारू की घटना 1914, हालांकि गदर पार्टी बाद में फैला भी था। वायसराय पे बम फेंके जाने की घटना ये 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। और दिल्ली षड्यंत्र केस जो है ये बेसिकली लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था उसी घटना पर जो केस पर मुकदमा चला था उसी को कहा जाता है। तो ये 1912 के बाद 1913 में ये मुकदमा चला था। तो इस तरह से अगर अरेंज करें
तो डी से इसको शुरू कर सकते हैं और डी से ऑप्शन एक ही है आपके पास, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली केस और ये दोनों सेम ही है, दोनों को सेम कहते हैं, बट पहले बम फेंका गया फिर उस पर केस चलाया गया, इसलिए घटना को दोनों को क्या करते हैं आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली ये वाला घटना क्या था, तो ये वाला घटना ये था कि लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। गदर पार्टी क्या था, तो ये एक सैन फ्रांसिस्को में गठित पार्टी थी जो कि भारत के स्वतंत्रता के लिए प्रयास करती है। इसी मामले में जो केस चलाया गया उसको दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। और कमगाटा मारू क्या था, तो आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कमगाटा मारू इवेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904? ये बेसिकली बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है और अभी तक 2-3 बार इसको पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये इटली में एक व्यवस्था थी कि एक गोपनीय संगठन बनाए जाते थे और उन गोपनीय संगठनों के तर्ज पे ही भारत में सबसे पहले 1899 में एक संगठन बना, नाम पड़ा उसका मित्र मेला संगठन बना और इसी मित्र मेला संगठन को 1904 में नाम दिया गया अभिनव भारत। और ये अभिनव भारत संगठन के फाउंडर कौन थे, तो वीडी सावरकर। और इसी वीडी सावरकर के जो चेले थे अनंत कन्हड़े, उसने जाकर के 1909 में एक घटना की थी जिसको कहा जाता है नासिक षड्यंत्र केस। तो ये जो नासिक केस था वो रिलेटेड था किस पार्टी से, किस संगठन से, अभिनव भारत से। और इसी वाले मामले में फिर विनायक दामोदर सावरकर जी को काले पानी की सजा हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया था। तो ये घटना उनसे रिलेटेड थी और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन और चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें मतलब बीपीएससी का फेवरेट रहता है, वो ऑलमोस्ट हर 2-3 साल पे रिपीट होते रहता है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बना के जाया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती मामले में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? विच रेवोल्यूशनरी वेयर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? तो बेसिकली काकोरी ट्रेन रॉबरी केस क्या है, तो 1925 में सहारनपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन को लूट लिया गया था। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी संगठन थे उनको कुछ पैसे चाहिए थे अपने संस्था को, अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के खजाने को ट्रेन से लूटा था और उसी घटना को काकोरी ट्रेन रॉबरी कांड भी कहा जाता है। तो ये काकोरी कहाँ है, तो ये जो है लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है और वहीं पर ये घटना हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया काकोरी ट्रेन कांड। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। तो आइए इसमें से देखते हैं कि कौन कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, वीर सावरकर और वासुदेव चावपेकर, सूर्य सेन और उधम सिंह, रोशन सिंह और इकबाल। तो इसमें से रोशन सिंह तो थे, इकबाल नहीं थे। सूर्य सेन का बंगाल से संबंध था। वीर सावरकर का अभी हम लोगों ने देखा कि वीडी सावरकर जो है काले पानी के सजा में जाते हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा करेक्ट है। अगर हम इसमें आए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के बाद की बात करें, तो बेसिकली क्या हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह के अलावा रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी, ये 4 लोग थे जिनको बेसिकली फांसी की सजा इस वाले मामले में दी गई थी। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि 4 लोग दिए गए थे और हो सकता है आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसा पूछ दे। ये घटना किसके द्वारा किया गया था, तो एक क्रांतिकारी संगठन था जो 1924 में गठित हुआ, जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसी संगठन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को एक घटना की थी जिसका नाम है काकोरी कांड। और ये बेसिकली जो सहारनपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन ट्रेन थी। 8 डाउन ट्रेन यानी ट्रेन का नंबर था ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, खास करके यूपी में पूछा गया है। 8 डाउन ट्रेन जो कि कहाँ से आ रही थी, तो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी और रास्ते में काकोरी स्टेशन पर इसको लूटा गया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। किस संगठन द्वारा ये किया गया था, तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन।
नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कथन है पहला, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन्फ्लुएंस्ड enthusiasm among इंडियन रेवोल्यूशनरीज एंड रेवोल्यूशनरीज लिविंग अब्रॉड। यानी जो भारत में रहने वाले क्रांतिकारी हैं, चाहे वो बाहर रहने वाले क्रांतिकारी थे, वो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो उनको लगा कि हाँ, ये युद्ध का मौका है, एक मौका हमें भी मिल सकता है। इडुटेरिया का PYQ बुक लिया हूं सर, न्यू एडिशन। हाँ, न्यू एडिशन ले लिए हैं तो सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करने के लिए ही लिए होंगे और जरूर सॉल्व करके जाइएगा। निश्चित रूप से उसमें से 15-20 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे, या तो ऑप्शन से या उसके एक्सप्लेनेशन से। ठीक है। सेकंड, क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। द रिवोल्यूशनरी होप दैट आफ्टर द वार ब्रिटेन वुड टेक कंसर्ट स्टेप रिगार्डिंग सेल्फ रूल इन इंडिया। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो क्रांतिकारियों को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, इस तरह का लड़ाई भारत में किया जा सकता है, हम लड़ सकते हैं और भारत में को आज़ाद कराया जा सकता है। तो इस तरह से ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड कहते हैं कि उन्हें ये आशा थी कि ब्रिटिशर्स यदि फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत जाएंगे तो वो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, यानी वो जा करके भारत में ब्रिटिश कुछ बदलाव कर देंगे, ऐसा उम्मीद था। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उम्मीदें क्रांतिकारियों की नहीं थी कि इंडिया कुछ करेगा। ये लिबरल्स लोग ऐसा सोचते थे, उदारवादी लोगों का ऐसा मानना था कि यदि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके जैसे गांधी जी का मानना था, क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि गांधी जी नोन एज ए सार्जेंट के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उनको सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। तो इन लोगों को लगता था कि यदि हम ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ब्रिटिशर्स को जितवा देंगे, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि ब्रिटिशर्स जो है हमें कुछ देंगे, अच्छा करेंगे हमारे लिए। तो ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छा करने वाले थे, इसलिए ए सही है और आर गलत है। तो ये सोच जो थी ये लिबरल्स की थी, ना कि रेवोल्यूशनरीज की ये सोच थी। उनका मानना था कि ब्रिटिश के खिलाफ यह एक अच्छा मौका है और उन पर दबाव बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? तो इस लंदन में इंडिया हाउस से तो क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है। यहां से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं जिसको याद रखिएगा। 1905 ये लंदन में इंडिया हाउस बना था और होम रूल सोसाइटी, ये होम रूल सोसाइटी ये भी 1905 में ही गठित हुआ था। और ये दोनों का जो स्थापना है ये किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि रिलेटेड टू श्यामजी कृष्ण वर्मा। वर्ष क्या पूछेगा? 1905। और इसी साल उन्होंने एक और आंदोलन चलाया था, मूवमेंट चलाया था और एक और संगठन बनाया था, होम रूल सोसाइटी। तो ये वाला पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछता ही है, इसके साथ ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में की गई थी? इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द, ऑप्शन है गदर आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार। बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये 1914 से लेकर के 18 तक चला और इस दौरान जर्मनी जो था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में था। और जो बॉर्डरिंग हमारा एक स्टेट था, यदि आप देखेंगे भारत का ये मानचित्र, तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान दिखता है और इसी पाकिस्तान के जस्ट बाद जो है वो कौन है? अफगानिस्तान है। तो जर्मनी जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट ग्रुप में था, जर्मनी ने ये सोचा कि यदि हम इसको यानी अफगानिस्तान को थोड़ा अलग कर देते हैं तो यहाँ भारत में बैठे ब्रिटेन के लिए थोड़ा सा ये हमारा क्या होगा, एक जीत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ के एक लोकल रूलर जिसका नाम था महेंद्र प्रताप सिंह,
और इस महेंद्र प्रताप सिंह को राजा बना करके वहां पर एक गवर्नमेंट फॉर्म करा दी और वही गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ठीक है आप गवर्नमेंट चलाइए, आप अलग होकर के गवर्नमेंट चलाइए। ब्रिटिश ने तो उस समय बर्दाश्त कर लिया, देख लिया कि चलो ठीक है अभी मान लेते हैं। देन फाइनली क्या हुआ कि 1918 में जाकर के युद्ध समाप्त हो गया और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है, तो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है, तुर्की को सपोर्ट कर रहा है। तो ब्रिटेन ने 1919 में एक युद्ध लड़ा जिसको कहा जाता है थर्ड एंग्लो अफगान वार। तो तीसरा अफगान युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1919 में, और उसने बहुत सारे हवाई जहाज से बम गिराए, फिर अफगानिस्तान ने सरेंडर किया एंड देन अफगानिस्तान को फिर जो है अलग कर दिया गया था और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स कभी भी अफगान से उलझे नहीं। तो इस तरह से यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रख सकते हैं, ये नाम याद रख सकते हैं, महेंद्र प्रताप सिंह, इसके अलावा काबुल याद रख सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार याद रख सकते हैं, हेल्प ऑफ विच कंट्री, तो जर्मनी याद रख सकते हैं। ये कई क्वेश्चन है जो इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1913। सेकेंड है, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इट वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। थर्ड है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इट वाज हेडक्वार्टर इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। इनकी योजनाओं को प्रथम विश्व युद्ध और कमगाटा मारू घटना से प्रेरणा मिली थी। देयर प्लान्स वेयर इनकरेज्ड बाय इवेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड कमगाटा मारू इंसिडेंट। तो अगर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे किससे रिलेटेड करता है, तो गदर पार्टी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि 13 में स्थापना हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की, बिल्कुल फाउंडर मेंबर में थे वो। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका था, ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है पीटी में, तो ये भी सही है। और इसकी योजनाओं को बल मिला जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। कमगाटा मारू घटना जो कि कनाडा से जहाज को वापस कर दिया गया था, तो इन घटनाओं से इनको काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो इस तरह से चारों के चारों स्टेटमेंट जो है ये आपको गदर पार्टी के रिगार्डिंग है और गदर पार्टी के बारे में सही सही बताता है। और यही चारों क्वेश्चंस आपको अलग अलग एग्जाम में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव्स में भी देखने को मिल जाएंगे। कई बार स्टेटमेंट बना के पूछ दिया जाएगा और कई बार इसी क्वेश्चन को वन लाइनर बना के पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कमगाटा मारू क्या था। अभी हम लोगों ने कमगाटा मारू की चर्चा की। व्हाट वाज कमगाटा मारू। कमगाटा मारू की घटना जो है ये बेसिकली कब हुई थी, तो 1914 में हुई थी। और ये कमगाटा मारू के घटना से रिलेटेड कौन थे, तो गुरुदत्त। गुरुदत्त वो थे जिन्होंने बेसिकली एक जहाज हायर किया था हांगकांग से, और वो हांगकांग से जहाज लेकर के पहुंचे कहाँ, कनाडा। और कनाडा ने देखा कि चूंकि ब्रिटिशर्स जो है वो हो सकते हैं कि हम इस जहाज को अपने यहाँ लेने देंगे तो हमारा ब्रिटिशर्स से रिलेशन खराब हो जाएगा, तो कनाडा ने कहा कि नहीं, वापस लेके जाइए। और ये जहाज वापस लेके फिर वापस आना पड़ा कहाँ, कलकत्ता। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये जो घटना हुई थी, इसी घटना पर जो जहाज को यहाँ ले जाया गया, फिर वापस लाया गया, और जब वापस लाया गया तो ब्रिटिशर्स ने जहाज को चेक किया, कुछ लोगों को गोली मार दी और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। इसी इवेंट को बेसिकली कहा जाता है कमगाटा मारू। और ये जो जहाज था, जिस जहाज को लेके जाया गया था, इस जहाज का ही नाम था कमगाटा मारू। तो कनाडा की यात्रा पर जाने वाला एक नौसैनिक जहाज, उसी को कहा जाता है कमगाटा मारू। और ये कमगाटा मारू की घटना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी। बात करें कमगाटा मारू की थोड़ी सी ज़्यादा, तो इसमें 376 यानी 376 पैसेंजर जो है इसमें बैठे हुए थे, और इसमें से लगभग 22-23 लोग जो है इसमें मारे गए थे। इसमें सिख जाति के लोग थे, मुस्लिम्स लोग थे और हिंदू लोग भी थे। और ये घटना सितंबर 1914 में घटित हुई थी। और कहाँ से इसको वापस कर दिया गया था, तो कनाडा से इसको वापस किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आती है। पहला स्टेटमेंट है, मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। मेजनीज ऑटोबायोग्राफी वाज ट्रांसलेटेड इनटू मराठी बाय बाल गंगाधर तिलक।
सेकेंड है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर है। द ऑथर ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर। और थर्ड है वीडी सावरकर की दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा दी गई। वीडी सावरकर वाज सेंटेंस टू काला पानी अंडर द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। अब इसमें से ढूंढना यह है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। यहां पे ध्यान रखिए, कितने कथन, ये नहीं कह रहा है कि कौन सा कथन, कितने कथन सही हैं। केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, तीनों कथन सही है, कोई सही नहीं है। अब इसमें से एक एक करके हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो पहला आता है कि मेजनी की आत्मकथा। तो मेजनी कहाँ से रिलेटेड था? इटली से। और उसकी आत्मकथा बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखी है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो इन्फ्लुएंस थे वो आयरलैंड से थे, इटली से नहीं। तो इसकी जो आत्मकथा है वो लिखी है वीडी सावरकर ने। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकेंड आते हैं द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857। ये 100% सही है कि वीडी सावरकर ने लिखी है और इन्होंने ही बेसिकली इसे कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार कह करके संबोधित किया है। तो यानी सेकेंड क्वेश्चन जो है ये ठीक है। और थर्ड है वीडी सावरकर को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काली पानी की सजा दी गई। तो वीडी सावरकर को काले पानी की सजा तो मिली थी, बट दिल्ली षड्यंत्र केस में नहीं मिला था, बल्कि इनको किस में मिला था? नासिक षड्यंत्र केस में मिला था। तो इस तरह से ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत। अब टोटल कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो केवल दूसरा वाला और एकमात्र स्टेटमेंट है जो सही है, इसलिए क्या होगा? ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पर ये मत सोचिएगा कि कथन जो है 1 2 3 है उसकी चर्चा हो रही है। कितने कथन? तो केवल एक कथन सही है। ये एक्चुअली यूपीएससी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसलिए इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। एक बच्चे ने डाउट किया है यहां पर कि पिछले क्वेश्चन में ये बताइए कि 18 नंबर में कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से प्रेरित थे। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि ठीक है, यहां पर जो आपने पॉइंट रखा कि ये 1857 से प्रेरित थे, तो बिल्कुल सही है कि 1857 के याद में ही उन्होंने इस पार्टी का नाम, पत्रिका नाम गदर रखा था। बट गदर से तो वो इन्फ्लुएंस थे ही, बट रिसेंट में जो घटनाएं हो रही थी उन घटनाओं से भी इनको मोटिवेशन मिल रहा था। ये नहीं कहा गया है कि वो इसी से प्रेरित होकर के, यहां क्या कर रहा है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब क्या हो गया? इनकरेजमेंट, यानी उनको रिसेंट में होने वाली घटनाओं ने इनकरेजमेंट दिया कि वो घटना करें या उस तरह का पार्टी बनाए, उस तरह के काम को बढ़ाए, इसलिए ये है। ठीक है। और ये क्या हुआ है कि अभी जो आपने यूपीएससी का इस साल का क्वेश्चन देखा होगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। पिछले 2 साल पहले भी उसी तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे थे कि कितने कथन। यहां पे रहता कौन सा कथन सही है, या उपरोक्त में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सही है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, यहां पे लिखा हुआ है केवल 1, केवल 2। ये आपको ध्यान देना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी आपको फंसाया जा सकता है। हालांकि ये अभी तक यूपीएससी ने अपनाया है, बीपीएससी में इस तरह का आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो पकड़ना आपको पड़ेगा। ठीक है। यहां पे देखिए, मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद वीडी सावरकर ने किया है। ये यहां पर क्वेश्चन वही था कि मेजनी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वीडी सावरकर होगा, जिसने इसको अनुवाद किया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग जानते हैं, और वीडी सावरकर के बारे में भी जो स्टेटमेंट्स थे वो काफ़ी क्लियर थे, तो इसलिए आप इसका सही उत्तर देख सकते हैं। 21, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कार्यक्रम भगत सिंह से जुड़ा था? तो भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद भगत सिंह? कौन सा घटना और संगठन भगत सिंह से रिलेटेड था? ऑप्शन है भारत नौजवान सभा, सेकेंड असेंबली बम कांड, थर्ड सैंडर्स की हत्या। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स को देखें तो सैंडर्स हत्या 1928 में हुआ था, असेंबली बम कांड जो है ये 1929 में हुआ था, और नौजवान सभा 1926 में हुआ था। तो अगर हम इसे भगत सिंह से रिलेट करें तो भगत सिंह ने जो पहली संगठन बनाई थी उसमें भारत नौजवान सभा ही नाम था, और ये इन्होंने स्पेशली पंजाब में क्रिएट किया था। तो यानी ये जो भारत नौजवान सभा है ये सही है।
असेंबली बम कांड में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था, तो ये भी सही है। और थर्ड, सैंडर्स की हत्या, तो 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह के साथ जो है वो ये मर्डर किया था। तो इस तरह से तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल रिलेटेड है किससे, भगत सिंह से, और ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। कब कब ये घटना हुई और क्या था इस घटना के पीछे, वो आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ घटनाक्रम है, दूसरी तरफ आरोपी है, कि कौन से इवेंट्स और किस घटना के लिए किनको दोषी माना जाता है, या कह सकते हैं कि किसको जिम्मेदार माना जाता है। रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या, ये आपने पढ़ा होगा कि 1897 में पहला जो है भारत का क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी इवेंट हुआ था। वो कब हुआ था, तो रैंड और एमहर्स्ट की हत्या हुई थी। और ये किसने किया था, तो चापेकर बंधु गणेश और वासुदेव चापेकर, जो बेसिकली महाराष्ट्र थे, उन्होंने किया था। जैक्सन की हत्या अभी आपने पढ़ा कि अनंत कन्हड़े ने किया था, जिसको नासिक कांड कहा जाता है। विधानसभा बम मामला, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। और मानिकतला अलीपुर बम षड्यंत्र क्या है, तो मानिकतला में अलीपुर में एक फैक्ट्री पकड़ाया था जहां पर बहुत सारा बम बन रहा था, और उस मामले में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसमें से एक थे अरविंद घोष। बट बाद में अरविंद घोष जो है वो दोषी नहीं माने जाते हैं और इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस घटना से उनका संबंध जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो सभी आमने सामने बिल्कुल सही सही मैच कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। और ये सारे घटनाओं के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन सी घटना कहाँ हुई थी, किस घटना में क्या हुआ था, ये सब आपको रिवीजन के लिए जरूर पढ़ना चाहिए कि किस घटना के दौरान क्या हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड दिए गए हैं, क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना को सही कालक्रम में सजाए। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए, उन ऑर्गेनाइजेशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है इसको आपको पता होना चाहिए कि कब ये कौन सा इवेंट कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो अभिनव भारत अभी आपने पढ़ा, याद हो जाना चाहिए, 1904। इंडिया होम रूल सोसाइटी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लंदन। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी अभी मैंने बताया था कि ये 1905 में बना था और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। और अभिनव भारत किसने बनाया था, वीडी सावरकर ने बनाया था। गदर पार्टी की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में गठित हुआ था, 1913 में ये बना था और 14 में ये डेवलप होना शुरू हुआ था, और लाला हरदयाल इसके सबसे मेन मेंबर थे। भारतीय स्वतंत्रता लीग और सरकार जो काबुल में बना, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1915 में जर्मनी के सहायता से काबुल में जो है राजा महेंद्र प्रताप ने जो है संगठन बनाया था। तो अब ये आपके सामने हो गए इसके पॉइंट्स। अब आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 यानी कि ये चारों के चारों ऑटोमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी ये क्या है, ये अरेंज है। नेक्स्ट, अलीपुर बम कांड षड्यंत्र 1908 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस 1908। पहला है, बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष थे। रेवोल्यूशनरीज हु थ्रू बम वेयर प्रफुल्ल चाकी एंड अरविंद घोष, इन दोनों ने मिलकर के बम फेंका। सेकेंड है, इस मामले में जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया वे सभी कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे। ऑल द पीपुल हु वेयर ट्राइड इन द केस वेयर मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति इन कलकत्ता। एंड थर्ड, CR दास ने अरविंद घोष का बचाव किया जिन्हें सबूतों के अभाव में आरोप से छोड़ दिया गया। CR दास डिफेंडेड अरविंदो घोष who was acquitted of all the charges due to lack of evidence। तो बेसिकली ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक कलकत्ता में घटना हुई थी जिसका नाम है अलीपुर बम कांड। ये अलीपुर बम केस क्या था, इसको पहले समझिए। तो अलीपुर बम केस क्या है, 1908 में मुजफ्फरपुर में एक घटना हुई जिसको मुजफ्फरपुर बम कांड कहते हैं। तो जैसे ही मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ तो ब्रिटिशर्स के जो सैनिक थे उनको ये
सर्च करना शुरू किया कि आखिर ये बम इनके पास आया कहाँ से, ये जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका है ये बम कहाँ से आया। तो इसी को ढूंढते ढूंढते वो कलकत्ता में अलीपुर में वो पता करते हैं कि अच्छा इस घर में बम बनता है, और वो उन्होंने छापा मारा और बहुत सारे लोग, लगभग 28-30 लोग पकड़े गए। तो उसी घटना को कहा जाता है अलीपुर बम कांड। तो पहली बात तो जो अलीपुर बम केस है उसमें कोई बम फेंका नहीं गया था, बल्कि बम घर में बनाया जा रहा था। तो यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि अरविंद घोष और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, यानी कहीं से भी ये सही नहीं है। ठीक है, और हमें क्या ढूंढना है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अलीपुर बम केस में बम फेंका नहीं गया। सेकंड, जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया ये अनुशीलन समिति के मेंबर थे। तो जी हाँ, ये लोग जो है बेसिकली बंगाल के क्रांतिकारी संगठन जो 1902 में एस्टेब्लिश हुआ था, अनुशीलन समिति, उसके मेंबर थे। और थर्ड, इस बम कांड में अरविंद घोष भी पकड़े गए थे, लेकिन उनके पास लैक ऑफ एविडेंस था, ब्रिटिशर्स के पास सबूत नहीं थे, तो अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। और इस तरह से सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और जो पहला स्टेटमेंट है गलत है। ठीक है, तो अगर पहला स्टेटमेंट आपको गलत खोज लिए थे तो इस तरह से 2 स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे और 2 में से 1 को आपको सही चूज करना था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह ने 12 डकैती का आयोजन किया। 12 मतलब यहां पे एक जगह है, बेसिकली अभी के समय में अगर देखें तो ये बांग्लादेश में पड़ता है, ढाका के पास। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज द 12 डकैती। 12 डकैती किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने शुरू किया। ऑप्शन है ढाका अनुशीलन समिति, जुगांतर समूह, अभिनव भारत, रामोशी किसान बल। तो इसका रिलेशन जो है वो ढाका से है, तो इसलिए पहला तो ये सारा जो है आपका काट दीजिए, क्योंकि अभिनव भारत जो था वो महाराष्ट्र में था, रामोशी किसान ये भी महाराष्ट्र में था, तो ये कट गया। तो आपका ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया, ढाका अनुशीलन समिति। नाम ही इसका ढाका था और ढाका में ही घटना हुई। घटना कब हुई और किसने की, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1908 जिस साल अलीगढ़ षड्यंत्र हुआ उसी साल ढाका हुआ। तो बेसिकली अनुशीलन की टीम को चाहिए थे पैसे, तो इन्होंने क्या किया था कि टीम को पैसे चाहिए, तो इस टीम का एक लीडर निकला जिसका नाम था पुलिन बिहारी दास। ये नाम याद रख लीजिएगा, इसमें तो बिहार भी जुड़ा हुआ है तो इसलिए नाम भी याद हो जाएगा, पुलिन बिहारी दास। और ये गया और ढाका का एक लोकल जमींदार था, उसके घर पे इन्होंने हमला किए और उसके सारे पैसे लूट लिए, और लूटने के बाद जो है वो वहाँ से भाग निकले। और इसी घटना को इसी घटना को जो है 12 डकैती कहते हैं। 12 नामक जगह पे उनका घर था जहां पे ये लूट की घटना हुई थी। तो ढाका अनुशीलन समिति के मेंबर पुलिन बिहारी दास ने 1908 में ये घटना को अंजाम दिया और इसे कहा जाता है 12 डकैती कांड। ठीक है, और ये प्रारंभिक क्रांतिकारी घटनाओं में से एक था। भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। Which of the following option is incorrect regarding the growth of militant nationalism? Militant nationalism को यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट भी लिख सकते हैं आप, नियो नेशनलिस्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट है आपका। ऑप्शंस आते हैं, पहला ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति अर्थात शोषणकारी एहसास, यानी ब्रिटेन जो है वो एक्सप्लॉयशन कर रहा था, भारत का शोषण कर रहा था, तो इसके कारण से गर्मपंथी लोग आए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिश तंग करते थे, इसलिए लोग गुस्से में थे और गुस्से में एक नया पार्टी बन जाता था। आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे होने वाली छोटी छोटी घटनाओं ने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, छोटे छोटे ग्रुप बनते थे। उदारवादियों की उपलब्धियों के साथ उनके तरीकों से संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट्स एज वेल एज द मेथड ऑफ द मॉडरेट्स। और फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और घटनाओं जिन्हें श्वेत यूरोपीय वर्चस्व के मिथक और ध्वस्त कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से जो थर्ड ऑप्शन है ये होगा आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों है ये स्टेटमेंट गलत? क्योंकि यदि लिबरल्स के साथ इनका रिलेशन अच्छा होता और मॉडरेटर्स को वो अच्छा मानते तो फिर उनको अलग से प्रयास करने की जरूरत थी ही नहीं, मॉडरेटर्स ही सारे काम कर देते। तो यानी ये फील हुआ जो नए राष्ट्रवादी लोग थे
कि मॉडरेटर्स ठीक से काम नहीं करते हैं, इनका काम तो सिर्फ प्रे करना है, पिटीशन देना है, तो इसलिए इनके तरीकों से वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार जैसे चीज़ें शामिल थी और फिर उसके माध्यम से उन्होंने देश के लिए आज़ादी करना। मनोरंजन कुमार तिवारी, नोटिफिकेशन नहीं आता है सर, एक बार आप साथी लोग थोड़ा बता दीजिए उनको कि नोटिफिकेशन एक आता है कि कितना आता है। यहाँ कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन रुकता नहीं है, इतना नोटिफिकेशन आता है, और आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो ऑप्शन सी है, ये इसका जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, इसलिए लिबरल्स के प्रयासों के अगेंस्ट में ही ये नव राष्ट्रवादी जो है वो शुरू हुए थे। ठीक है, चरमपंथी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरमपंथी का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। पहला, विदेशी शासन की प्रकृति से घृणा, जनता की क्षमता में विश्वास, स्वराज को लक्ष्य बनाना, प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्म बलिदान की वकालत करना। तो जो क्रांतिकारी लोग थे वो विदेशी शासन से घृणा करते थे, ये बिल्कुल सही है। जनता की क्षमता में विश्वास, उनको लगता था कि हाँ टीम बनाएंगे और लोग हमको सपोर्ट करेंगे। स्वराज को लक्ष्य बनाना यानी खुद के शासन सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, ये भी ठीक है। और प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्म बलिदान यानी जरूरत पड़ने पर वो मरने को भी तैयार रहते थे। तो यानी ये सारे के सारे जो आइडियोलॉजी है ये देखने को मिलते हैं क्रांतिकारियों में, और क्रांतिकारी इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से वो उभर करके सामने आए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये 1 2 3 4 हो जाएंगे, यानी जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने इन सभी तरीकों को अपने लाइफ में उतारा था। नेक्स्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक राष्ट्रवादी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये कल हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि ये एक प्रकार का जर्नल था जो कि लंदन में निकाला जाता था, और लंदन में ये सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका उसी के द्वारा निकाला जाता था जिसके द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो अब याद आ गया होगा कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, और इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। और उन्होंने ही वहाँ के लोगों को सोशोलॉजी यानी सोसाइटी के बारे में बताने के लिए ये किया था। नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पहले ही क्वेश्चन में आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, द फेमस द फिलॉसफी ऑफ बम बुक रिटन बाय, तो ये भगवती चरण बोहरा थे जिन्होंने ये फिलॉसफी ऑफ बम लिखा था। और भगवती चरण बोहरा कौन थे? तो ये जो HSRA संगठन था, HSRA, इस संगठन के मेंबर थे, और इन्होंने जो इरविन था उसको ट्रेन में बम से उड़ाने की कोशिश की थी। तो इरविन को 1929 में इरविन को बम से उड़ाने के लिए इन्होंने एक प्रयास किया था, उसी में इनका मेन रोल था, और इन्होंने वहीं पे बम की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम मैच करें। तो सही कालक्रम के लिए चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गिवन इवेंट्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि हम लोग आते हैं तो कुछ घटनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। काकोरी डकैती, HSRA का गठन, सैंडर्स हत्या, वायसराय को ट्रेन से उड़ाने की कोशिश। यदि अगर यहाँ पर हम लोग आए और इसके फैक्ट्स को अगर डील करें तो सबसे पहले आइए, काकोरी डकैत हम लोग पढ़े हैं 1925। HSRA का जो स्थापना होता है वो 1928 में होता है। सैंडर्स की हत्या 1928 में होती है, बट HSRA के टीम के मेंबर द्वारा होती है, इसलिए पहले HSRA का गठन होता है सितंबर में, और देन दिसंबर में होता है सैंडर्स की हत्या। और वायसराय को ट्रेन से उड़ाने की कोशिश होती है 1929 में, जब लॉर्ड इरविन को ट्रेन में से उड़ाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। और ये चारों घटनाक्रम का आपका डेट पता होना चाहिए और किस घटनाक्रम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहले भी हम लोगों ने काकोरी हत्या को, अभी काकोरी कांड को अभी डील किया था, सैंडर्स को भी पढ़ा था, तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं। 31 आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, यानी जो क्रांतिकारी चरण आया था
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उनमें इन स्टेटमेंट्स को ध्यान देना है। पहला है, सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेयर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931 फॉर द असैसिनेशन ऑफ सैंडर्स। सेकेंड है, 23 मार्च को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च 23 इज नाउ ऑब्जर्व एज शहीद दिवस। भगत सिंह के पसंदीदा नारे इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद ये रहा है। फेवरेट स्लोगन ऑफ भगत सिंह वेयर इनकलाब जिंदाबाद एंड डाउन द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी उनके ब्रिटिश शासन को समाप्त करो और भारत के शासन को स्थापित करो, ये उनके फेमस स्लोगन्स रहे। अब आइए इसमें से सारा चीज अगर देखें तो 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी, बट सैंडर्स मर्डर केस में नहीं दी गई थी, उन्हें दी गई, सॉरी, सैंडर्स मर्डर केस में उन्हें दी गई थी, न कि बम कांड में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। और भगत सिंह के पसंदीदा नारे इनकलाब जिंदाबाद उन्होंने ही नारा दिया था। और इस तरह से यहां पे सही कथन ढूंढना है तो 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है। (32) चंद्रशेखर आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि HRA जो था इसी को बदल करके HSRA किया गया था। ये 1924 में बना था और ये बनता है 1928 में। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद द नेम ऑफ HRA वाज चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। तो यानी पहला वाला बिल्कुल सही है। और जो HRA था इसके जो मेन फाउंडर मेंबर थे उसमें सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम आता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रशेखर आजाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उखाड़ने की कोशिश में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद वाज इन्वॉल्व इन ए बिड टू ब्लो अ वायसराय इरविन्स ट्रेन नियर दिल्ली इन दिसंबर 1929। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि दिसंबर 29 में ट्रेन को उखाड़ने की कोशिश की गई थी, जिसमें बैठे हुए थे इरविन, उस समय के जो वायसराय थे वो, और उसमें भगवती चरण बोहरा वगैरह जो है इंपॉर्टेंट रोल में थे। बट चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें इन्वॉल्व थे क्योंकि HSRA की टीम द्वारा ही ये किया जा रहा था, इसलिए वो न चाहते हुए भी इन्वॉल्व तो जरूर थे। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट जो है चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड है और दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और HSRA से ही दोनों रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट आपको पता है कि ये आयरलैंड में हुआ एक आंदोलन था और उसी आयरलैंड के आंदोलन के बेस पे भारत में एक होम रूल मूवमेंट चलाया गया और उसी को कहा जाता है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट भारत में चलाने वाले दो लोग थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, BG तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना की और 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया। तो तीनों स्टेटमेंट में आते हैं, BG तिलक फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग इन पुणे इन अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट इंस्पायर्ड बाय आयरिश रिबिलियन स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन सितंबर 1916 इन मद्रास या इसको मद्रास में स्पेशली एक जगह था अडेयार, तो वहाँ से इन्होंने ये शुरू किया था। एंड इन 1920 ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज इट्स नेम स्वराज सभा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है होम रूल मूवमेंट से, कि इन्होंने पुणे में स्टार्ट किया था, इन्होंने मद्रास में स्टार्ट किया था और इन्होंने बाद में जब लगा कि होम रूल मूवमेंट उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो नाम चेंज करके इसका स्वराज सभा कर दिया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये होम रूल से रिलेटेड है और तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ विश्वास रखता था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्टंच बिलीवर्स इन लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स। यानी उदारवादी राजनीति में कौन
विश्वास रखता था। तो इसका मतलब उदारवादी नेता ढूंढना है हमें। तो फिरोज शाह मेहता उदारवादी नेता थे। दिनसा ई वाचा उदारवादी नेता थे, क्योंकि यही दिनसा ई वाचा 1901 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब गांधी जी पहली बार कांग्रेस में आए थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ये भी उदारवादी नेता थे, क्योंकि पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे। और बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नहीं थे, ये नियो नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिस्ट की श्रेणी में आते हैं। और अरविंद घोष को भी एक्सट्रीमिस्ट या बेसिकली नियो नेशनलिज्म माना जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 1 2 3 इसका ज़्यादा सही उत्तर दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 जो कि उदारवादी नेताओं को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का मानना था कि द मॉडरेटर्स बिलीव दैट, ऑप्शंस है, कानून के दायरे में संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए, देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट एजिटेशन विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ लॉ, यानी कानून के दायरे में रह करके ही आंदोलन करना चाहिए, याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से मांगे प्रस्तुत की जानी चाहिए, डिमांड शुड बी प्रेजेंटेड थ्रू पिटीशन एंड मीटिंग्स, आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना चाहिए, एडुकेट एंड यूनाइट पीपुल ऑन कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, जनता सक्रिय भूमिका निभा सकती है, मासेस कैन प्ले एक्टिव रोल। तो यदि अगर आप देखेंगे ये चारों पॉइंट्स को और यहां पूछा जा रहा है कि मॉडरेटर्स यानी उदारवादी क्या सोचते थे, तो पहला तो 100% है कि ये सोचते थे कि चलो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही सुधार हो सकता है, तो यानी पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से मांगे प्रस्तुत की जानी चाहिए, डिमांड शुड बी प्रेजेंटेड थ्रू पिटीशन, तो यही वो करते थे कि कांग्रेस हर साल एक बैठक करती थी और डिमांड करती थी, ये उनका काम था। थर्ड, आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना चाहिए, यानी कॉमन जो इश्यूज थे वो पब्लिक के बीच ले जाना चाहिए। और लास्ट है कि जनता सक्रिय भूमिका निभा सकती है। तो ये फोर्थ नंबर तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेसिकली फोर्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनको ये लगता ही नहीं था कि पब्लिक जो है ये अच्छा रोल प्ले कर सकती है, और ये मैंने बताया भी कि क्यों ऐसा कहा जाता है। और यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी का जो है ऑप्शन सेम ही हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर अगर ए भी रहता तब भी चलता और डी भी रहता तब भी चलेगा। हालांकि इसका रूल ये कहता है कि यदि ऑप्शन एक जैसे मैच कर जाते हैं तो जो पहले आता है उसको आंसर में लेना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए लेना ज़्यादा उचित होगा। तो यानी ये मॉडरेटर्स यानी उदारवादी कैसे काम करते थे उनसे रिलेटेड पॉइंट था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यंग इंडिया कॉमनवेल्थ नामक पत्र प्रकाशन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। एनी बेसेंट स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर कॉल्ड यंग इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तिलक की होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में हुई। अब ये आपको दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। तिलक होम रूल लीग वाज फाउंडेड in April 1916 while Besant's Home Rule League was founded in September 1916। तो पहला आते हैं तो यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो ये दो न्यूज़पेपर हैं जो कि चलाए गए, और यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों समाचार पत्र काफ़ी फेमस रहे हैं। यंग इंडिया रिटेन बाय गांधी जी, और जो बेसिकली एनी बेसेंट की पत्रिका थी उसका नाम था न्यू इंडिया। यंग इंडिया नहीं नाम था, न्यू इंडिया, तो इसलिए यहां पर यंग इंडिया करके आपको कंफ्यूज किया गया है। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया होगा, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, कि ये पत्रिका एनी बेसेंट से रिलेटेड नहीं थी। और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि दो होम रूल लीग शुरू हुए थे, पुणे में तिलक जी ने शुरू किया था, और जो बेसिकली मद्रास में शुरू हुआ था वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और यहाँ पर हमें सत्य कथन चुनना है, चूज द करेक्ट वन। तो करेक्ट वन में यदि हम लोग आते हैं तो ओनली 2 इज करेक्ट। पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर यंग इंडिया दिया गया है, यंग इंडिया की जगह पे यहां पे न्यू इंडिया यदि दिया जाता तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता, सही हो जाता, और ये इसी कारण से गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37। निम्नलिखित का मिलान करें।
INC के आधारभूत सिद्धांत और विश्वास यानी कांग्रेस के सिद्धांत, और फाउंडेशन थ्योरीज ऑफ INC यानी कांग्रेस के निर्माण के संबंध में सिद्धांत। पहला है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, षड्यंत्र सिद्धांत, बिजली कंडक्टर सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, कॉन्स्पायरेसी थ्योरी, लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी। तो ये 3 तरह की थ्योरी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। इसमें से यदि हम लोग देखें तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इज रिलेटेड टू लाला लाजपत राय, और ये 1916 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। बिजली कंडक्टर सिद्धांत जो है ये जीके गोखले से रिलेटेड है, ये 1913 में उन्होंने दिया था। और षड्यंत्र सिद्धांत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आरपी दत्त से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 2 मैच कर लिए हैं तो तीसरा बचा हुआ सिंपल सा है कि उन्हीं से मैच होगा। तो ए का 1, बी का 3, तो 1 3 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और ये सिर्फ सिंपल सा है कि कांग्रेस से रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरी थे कि कांग्रेस का निर्माण क्यों किया, ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस क्यों बनाया, इंडियंस ने कांग्रेस क्यों बनाया, तो उसी को लेकर के कुछ थ्योरीज और कुछ जो सिद्धांत है वो अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट किए, और उसी को कहा जाता है कांग्रेस से रिलेटेड थ्योरीज। नेक्स्ट, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं का चयन करें। सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडरेट्स नेशनलिज्म। उदारवादी के सिद्धांत पे आते हैं। पहला कहता है कि भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में विश्वास, बिलीव इन इंग्लैंड्स प्रोविडेंशियल मिशन इन इंडिया, यानी जो इंग्लैंड वाले लोग भारत में शासन करने आए थे उसमें ये बिलीव करते थे कि हाँ इंग्लैंड वाले लोग ठीक शासन कर लेंगे। सेकंड, ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी का दावा, ये लॉयल्टी देते थे ब्रिटिश क्राउन के प्रति, तो ये भी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, क्योंकि ये लॉयल थे, काफ़ी लॉयल थे, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिश यहाँ पे अच्छा शासन कर सकते हैं। थर्ड है पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास से प्रेरित, इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिबरल थॉट्स एंड यूरोपियन हिस्ट्री। तो ज़्यादातर इंडियंस जो थे वो यूरोप के तरीकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, खास करके जो मॉडरेटर्स थे उन्होंने। तो मॉडरेटर्स के बारे में ही पूछा जा रहा है, उदारवादी के बारे में। तो ये इंग्लैंड के सिद्धांत में विश्वास करते थे, इंग्लैंड के ब्रिटिश क्राउन में विश्वास करते थे, इंग्लैंड के काम करने के तरीके और पद्धति में विश्वास करते थे। तो यानी ये सभी चीज़ों में विश्वास करते थे। लेकिन जब बाद में 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद जब जालियांवाला बाग हुआ, रॉलेट एक्ट की घटनाएं हुई, तो ऐसे इवेंट्स ने भारत की आंखें खोली कि नहीं, ब्रिटिशर्स जो है वो एक प्रकार का शोषक है, उसको हमें भारत से भगाना पड़ेगा। देन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो यानी ये शुरुआती दौर में यदि देखा जाए तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये उदारवादियों से रिलेटेड थे और ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड। तो बंगाल विभाजन आज का हमारा टॉपिक भी था। तो बंगाल की बात करें तो बंगाल में उस समय कई क्षेत्र थे और बहुत बड़ा बंगाल था। एक इस तरफ से जो था वो बांग्लादेश था, और अभी का जो देखा जाए तो वेस्ट बंगाल जो है वो इसमें था, ओडिशा था, यहाँ पे झारखंड था और यहाँ पर बिहार। तो ये सारा मिलाते हैं तो लगभग 8 करोड़ के आसपास यहाँ पे जनसंख्या हुआ करती थी। तो इसी 8 करोड़ की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा ये जो सेंटर में कलकत्ता था, यही कलकत्ता जो है बेसिकली राष्ट्रवाद का केंद्र था। तो ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट इस तरफ जाएगा, इसको कहा जाएगा ईस्ट बंगाल, और इस तरफ जो जाएगा उसको कहेंगे वेस्ट बंगाल। और उन्होंने इस डिसीजन के अंतर्गत इधर लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या जाएगी जो कि मुस्लिम मेजोरिटी की होगी। इस तरफ जो जनसंख्या जाएगी वो लगभग 5 करोड़ की होगी और ये हिंदू मेजोरिटी इस तरफ ज़्यादा होगी। और ये कलकत्ता जो है ये वेस्ट बंगाल के सेक्टर में आएगा, ये छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा। और इस तरह से उन्होंने ये पार्टीशन करने का डिसीजन लिया। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। ये पार्टीशन का डिसीजन उस समय किसने लिया था? तो उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने डिसीजन लिया था। लॉर्ड कर्जन ने इस संबंध में जो घोषणाएं हैं 1903 में ही कर दी थी कि हम लोग पार्टीशन करेंगे। बट इस चीज़ पर काम शुरू हुआ, एक प्रपोजल बना, प्रपोजल जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो जाता है। एंड देन एक डेट आता है 19-20 जुलाई 1905। इस दिन पार्टीशन को लेकर के घोषणा जारी की गई। तो ये वाला डेट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस दिन पार्टीशन की घोषणा की गई विधिवत रूप से कि पार्टीशन हो रहा है। तो ये 19-20 जुलाई को घोषणा हुई
और पार्टीशन को लेकर के पार्टीशन कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 यह वह डेट था जिस दिन क्या किया, पार्टीशन कर दिया गया। एंड देन इसके बाद बहुत जगहों पे शोक दिवस मनाया गया और ये सारे इवेंट्स हुए। ठीक है सर, मुझे बांग्लादेश में रहना था, आपका प्रचार प्रसार करना था वहां। चलो बढ़िया। तो बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये दोनों इवेंट है ऐसे विद्रोह के अगेंस्ट में। चूंकि ये जब घटना हुई ये वाला कि अब बंगाल का पार्टीशन होगा और सबको पता था कि ये 16 अक्टूबर से होगा, तो भारतीयों ने क्या किया कि एक मूवमेंट का प्लान करना शुरू किया कि हम लोग ये विरोध करेंगे। ठीक है, और विरोध करने के दौरान उसके लिए जो डेट तय हुआ वो 7 अगस्त को एक बैठक हुई, और ये बैठक हुई थी टाउन हॉल। ये क्वेश्चन आता है कि टाउन हॉल में कब बैठक हुई थी, तो 7 अगस्त को टाउन हॉल में बैठक हुई और इसी दिन से बेसिकली विद्रोह स्टार्ट हो गया था। बट इसका जाकर के व्यापक विद्रोह 16 अक्टूबर के बाद शुरू होता है, जब जो है बेसिकली कहा जाता है कि पार्टीशन हुआ और इसके अगेंस्ट में शोक दिवस मनाया गया, राखी दिवस मनाया गया। रफ्तार अभी तो क्लास बाकी ही है, अभी आज रफ्तार नहीं हुआ, रफ्तार होगा अभी 8:30 में ये खत्म होगा, उसके बाद रफ्तार होगा। तो इस तरह से टाउन हॉल में जिस दिन से विद्रोह शुरू हुआ, ये वाला डेट यहां पूछा गया है। विद्रोह कब शुरू हुआ यहां पूछेगा। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर। बंगाल पार्टीशन की घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई 1905। और इस तरह से अलग अलग डेट है, यहाँ 3 डेट है। तीनों डेट क्यों इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्या हुआ था पार्टीशन में, पार्टीशन के पीछे एक्चुअल रीजन ये था कि वो नेशनलिज्म को कम करना चाहते थे, बट उसको रीजन क्या बताया गया कि हम भारत में जो है बेसिकली भारत में जो है एक बंगाल में प्रशासनिक सुधार करना चाहते थे, लेकिन एक्चुअल रीजन जो था वो भारत में बढ़ता राष्ट्रवाद था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसने स्वदेशी कारीगर, शिल्प और उद्योग के पुनरुत्थान में योगदान दिया, तो स्वदेशी मूवमेंट में ये हुआ। सेकेंड, स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ द इंडिजियस आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट किसको कहते हैं, बंगाल विभाजन के बाद जो 1905 में हुआ, और इस दौरान स्वदेशी मूवमेंट में स्वदेशी वस्तुओं को यूज करने के लिए प्रमोट किया गया। देन जो स्वदेशी क्राफ्ट थे, स्वदेशी वस्तु थे, वो बनाए गए, तो इससे बहुत सारा रोजगार बढ़ा, शिल्प बढ़ा, तो ये पहला सही है। सेकेंड, इस दौरान स्वदेशी शिक्षा की बात की गई और इसके लिए भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, तो इसको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कहते हैं, तो ये भी सही है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है और सही है। तो यानी यहाँ पे सही कथन ही ढूंढना है, तो 1 और 2 दोनों के दोनों स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और इनके गिरफ्तारी पर 1917 में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। हु अनाउंस्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल लीडर्स बाय द मद्रास गवर्नमेंट इन 1916। तो बेसिकली किसने अपना नाइटहुड त्याग दिया था, जब 1917 में बड़े बड़े प्रमुख नेताओं को जो कि होम रूल से रिलेटेड थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो होम रूल के जो मेन लीडर थे एनी बेसेंट और अरुंडेल और बीपी बाडिया, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एस सुब्रमण्यम अय्यर। इनका टोटल पूरा नाम क्या था, एस सुब्रमण्यम अय्यर। तारक मेहता वाले अय्यर साहब नहीं है, लेकिन अय्यर साहब हैं, और इसका सही से उत्तर याद रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, जैसे ये क्वेश्चन आता है कि 1919 के जालियांवाला बाग के बाद जो है किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, तो आप पढ़ते हैं वही सेम इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 1923 में असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बम इन द असेंबली इन 1923। यह कार्य उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किया। अब यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चूज द ट्रू स्टेटमेंट, यानी सही कथन चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, बट यहां एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और एक था पब्लिक
सेफ्टी बिल। तो दो बिल थे यहाँ पर जिसके विरोध में बेसिकली ये बम फेंका गया था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। अब ये हुआ क्या था, तो ब्रिटिशर्स ने दो बिल लेके आए, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल जो था वो बेसिकली रॉलेट एक्ट के समान था, जिसके बेस पे किसी भी पब्लिक को गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता था। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो था वो बेसिकली था कि ट्रेड में ब्रिटिश वस्तुओं को ज़्यादा बेनिफिट देना था और इंडियन जो कमोडिटीज़ थे उसको उतना सपोर्ट नहीं करना था। तो इस तरह के दोनों बिल के कारण जो है एक अलग ही तरह का माहौल बन गया था और इसी का विरोध करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जाकर के खाली बेंचेस पे बम फेंके थे और इसी को दिल्ली असेंबली बम कांड भी कहा जाता है। तो इस तरह से दोनों सही है। और बिल में आपको याद रखना है कि दोनों बिल याद रखना है, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक पब्लिक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के स्थापना के लक्ष्य थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। यहां आर्मी की जगह एसोसिएशन होंगे। पहला है शोषण मूलक विदेशी तथा भारतीय व्यवस्थाओं को समाप्त करना, टू एंड द एक्सप्लॉयटेटिव फॉरेन एंड इंडियन सिस्टम, यानी जो विदेशी और जो भारतीय जो भी शोषण करता है सबको खत्म करेंगे। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज। मजदूर और किसानों का संगठन बनाएंगे, टू फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर्स एंड फार्मर्स। और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देंगे, टू एम्फेसाइज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये सारे स्टेटमेंट्स को अगर ध्यान देंगे तो HSRA में चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, तो ये लोग सब लोग थे। तो उसमें से आपने एक भगत सिंह के बारे में सुना होगा कि मैं नास्तिक हूँ, इस तरह का उन्होंने, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये वो उन्होंने इसीलिए निकाला था कि वो चाहते थे कि पूरा जो कम्युनिटी है वो धर्म से ऊपर उठे। वो मजदूर और किसानों के लिए संगठन बनाना चाहते थे, एक देश बनाना चाहते थे, क्योंकि वो रशियन वार से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। सारे उद्योग भारत के होंगे, कोई प्राइवेट नहीं होगा, ये सब उनके थ्योरीज थे। ब्रिटिश को बाहर भगा देंगे, ये भी उनके थ्योरी थे। तो इस तरह से ये चारों के चारों एम जो है वो रिलेट करते हैं HSRA से। ये उनके शुरुआती कह सकते हैं कि प्लानिंग में से एक था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है 1907 कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के रूप में विभाजित हो गया। इन द 1907 कांग्रेस सेशन इट वाज डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड मॉडरेटर ग्रुप। तो ये दो ग्रुप में बटा था 1907 के कांग्रेस सेशन में, ये बिल्कुल सही है। ये कल भी हम लोगों ने कांग्रेस के दौरान पढ़ा था। 1915 में कांग्रेस के अधिवेशन में पुनः गरम दल एवं नरम दल एक हो गए। इन द 1915 कांग्रेस सेशन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड मॉडरेट ग्रुप वेयर यूनाइटेड अगेन। ये दोबारा आकर के फिर से मिल गए, तो ये भी सही है। बट यहाँ पर क्या करना है, 1916 की जगह 1915 की जगह क्या होना चाहिए था, 1916। और अधिवेशन कौन सा होना चाहिए था, तो लखनऊ। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो सेकेंड स्टेटमेंट में ठीक से डाटा नहीं दिया गया है और इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमें सही ढूंढना है। तो ओनली वन स्टेटमेंट यानी पहला कथन ही सिर्फ सही है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी नेता थे। हु एमोंग द फॉलोइंग वाज ए रेवोल्यूशनरी लीडर। तो क्रांतिकारी नेता इनमें से ढूंढना है, तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 4 में से 3 आपको उदारवादी मॉडरेटर है और दूसरे जो है एक आपको ऑप्शन आया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अजीत सिंह, दिनसा इवाचा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है ये भी मॉडरेटर थे, दिनेशा इवाचा मॉडरेटर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी भी मॉडरेटर थे। भगत सिंह मॉडरेटर नहीं थे, क्यों? क्योंकि ये भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। तो ये क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे और इन्होंने भारत माता नाम से जो है इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी और ये क्वेश्चन आता है कि ये पत्रिका किसने निकाली थी। और इसके अलावा पंजाब में मोहिबाने वतन करके इन्होंने जो है एक संगठन भी बताया था। उस संगठन का पूरा नाम है अंजुमने मोहिबाने वतन और ये उन्होंने संगठन बनाया था। भारत माता नाम से इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था। तो इस तरीके से ये एक भारत के क्रांतिकारी नेता में से थे, इसलिए इन्हें मॉडरेटर नहीं माना जाता है और ये भगत सिंह के चाचा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठनों में ब्रिटिश के ऊपर गोपनीय शस्त्र अभियान को लक्ष्य बनाया। द इनिशियल रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट सीक्रेट आर्म्ड कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश। यानी शुरू के जो क्रांतिकारी लोग थे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरू में फेज 1 फेज 2 थे, तो फेज 1 के जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने ये कोशिश की कि सीक्रेट तरीके से छोटे छोटे ग्रुप बना करके हम लोग अपने हथियारों से हमले करेंगे ब्रिटिश पे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1908 का बम कांड आपका इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा 1909 में जो नासिक षड्यंत्र हुआ इसी का एग्जाम्पल है। 1912 में जो दिल्ली में हुआ वो इसी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड कहता है कि सेकेंड फेज के क्रांतिकारी संगठनों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाह रहा। तो सेकेंड फेज में सबसे ज्यादा कौन जाना जाता है, तो HRA जाना जाता है, HSRA जाना जाता है। इसके अलावा बंगाल में सूर्य सेन जाने जाते हैं। तो ये जो सेकेंड फेज के जितने भी लोग ग्रुप थे, इन ग्रुप ने कोशिश की कि ब्रिटेन के शासन को समाप्त करे और उसके बदले में एक सोशल या कह सकते हैं कि समाजवादी देश की स्थापना करे। तो इस तरह से सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है और यहां पर हमें दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दिल्ली बम कांड की घटना कब हुई थी? व्हेन डिड द दिल्ली बम ब्लास्ट टेक प्लेस? तो दिल्ली बम कांड जो था वो क्या था, तो उस समय एक वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, और इसी लॉर्ड हार्डिंग पे जो है बेसिकली बम फेंका गया था। और ये बम फेंका गया था क्योंकि इन्होंने कलकत्ता से जो राजधानी है वो दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए ये बम फेंका गया था। और ये 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका गया था और 23 दिसंबर 1912 की घटना है जब दिल्ली बम कांड हुआ था। तो इस तरह से दिल्ली बम कांड का रिलेशन जो है वो कब है, 23 दिसंबर 1912। फेंका था बम किसने, उसमें नाम अगर यदि आपको ध्यान रखना है तो विश्वास का बसंत कुमार विश्वास थे जिन्होंने ये बम फेंका था। और पूरा प्लान किसने बनाया था, तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, यहां ध्यान रखिएगा कि एक थे रास बिहारी घोष और दूसरा था रास बिहारी बोस। तो जो ये दिल्ली बम कांड है, इस बम कांड के मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस थे। जिसमें बोस लगा होगा वो सुभाष चंद्र बोस से उसकी तुलना कीजिएगा, थोड़ा अटैकिंग मूड का होगा। बट रास बिहारी घोष होगा तो घोष का मतलब यहाँ है कि वो मॉडरेटर होंगे। 1907 के सूरत जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे वो। तो यानी रास बिहारी घोष जो है वो उदारवादी और रास बिहारी बोस जो है वो गर्मवादी। और रास बिहारी बोस ही यहाँ से फिर चले जाते हैं जापान और जापान में जाकर के आज़ाद हिंद फौज वगैरह की गठन करते हैं और फिर यहाँ सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं और इनकी मदद करते हैं। ये तो बच गए थे, लेकिन इसी कांड में 4 लोग फांसी पे चढ़े थे, जिसमें बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर चंद थे। इन चारों लोगों को इसी केस में दिल्ली की बम कांड में फांसी दी गई थी। और इसमें जो बम फेंकने का जो काम किया था वो बसंत कुमार विश्वास ने किया था, यानी बम इन्होंने ही फेंका था। ठीक है, और पूरा जो प्लानिंग का मास्टरमाइंड था वो थे कौन, तो रास बिहारी बोस। तो ये दिल्ली बम कांड याद रख सकते हैं, किस पे हुआ था, क्यों हुआ था और किसने किया था। नौसेना विद्रोह, ये आपको पता है कि 1946 में हुआ था और महाराष्ट्र में हुआ था। तो आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेवल म्यूटिनी, और ऑप्शन इसके है पहले, विद्रोह का प्रारंभ महाराष्ट्र के तलवार जहाज पर प्रारंभ हुआ। सेकेंड, विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। द रिवोल्ट बिगेन ऑन द शिप तलवार ऑफ महाराष्ट्र। तो तलवार नाम का एक शिप था, उसी शिप पे सबसे पहली बार ये विद्रोह खड़ा हुआ था। और ये बेसिकली महाराष्ट्र कहने का मतलब यहाँ बम्बई है, जहाँ पर ये बेसिकली विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा, तो ये गलत है, क्योंकि इसका जो विद्रोह हुआ था ये 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ और मात्र 7 दिन बाद 25 फरवरी 1946 को विद्रोह खत्म हो गया था। क्योंकि नौसेना ने विद्रोह भले ही यहाँ से शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बहुत फैल गया। और 25 फरवरी 1946 को क्या हुआ कि 2 लोग आए, एक वल्लभ भाई पटेल और एक मोहम्मद अली जिन्ना। वल्लभ भाई पटेल ने हिंदू कम्युनिटी के जो सैनिक थे उनको समझाया कि युद्ध नहीं करना है, और मुस्लिम कम्युनिटी को समझाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। एंड देन क्या हुआ,
देन उसके बाद जो है विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है, तो विद्रोह दबा गया। तो यहां पे आंसर क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन इज करेक्ट, इसका सही उत्तर होगा। मैं नास्तिक क्यों हूं निम्नलिखित में से किसका है, तो ये आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था कि भारत में जो है बेसिकली रिलीजन के बेस पे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे थे, तो उसी चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पर ये शुरू किया गया था और उसमें ये चीज़ों को फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी भगत सिंह की, और भगत सिंह ने ही ये जारी किया था एक किताब के रूप में, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और उन्होंने सोसाइटी को जोड़ने एवं आपस में एकजुट करने के लिए ये किया था। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारणों में से सम्मिलित थे। The reasons that inspired the second phase of revolutionary nationalism included, तो सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज का यहां मतलब ये है, सेकेंड फेज का यहां मतलब ये है कि जो 1922 से स्टार्ट हुआ और 1946 तक चला, इस फेज में क्रांतिकारी जो घटनाएं घटित हुई उसके पीछे क्या रीजन थे। ऑप्शन है गांधीवादी राजनीति से मोह भंग होना, सोवियत रूस तथा कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव पड़ना और श्रमिक तथा समाजवादी आंदोलन का प्रभाव पड़ना। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया तो बहुत सारे लोग जो है इस वाले पॉइंट से एग्री हुए और उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ करके क्रांतिकारी तरीके से रास्ता ढूंढा। सेकेंड, सोवियत रूस और कम्युनिस्ट आंदोलन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे क्योंकि ये लोग चाहते थे एक समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करना। थर्ड है, श्रमिक और समाजवादी आंदोलन से प्रभावित थे, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि वो गांधीयन राजनीति से थोड़े से नाराज थे बिकॉज उसमें हिंसा को स्वीकार नहीं किया गया था और बेसिकली उसमें जो तरीके थे वो सत्याग्रह का सिस्टम था, उसको वो लोग पसंद नहीं करते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है फेज 2 के स्टार्ट होने के पीछे रीजन थे। ठीक है, कुछ बच्चे अभी एक दो क्वेश्चन आ रहा था कि 42 नहीं समझ में आया है, चलिए 42 देख लेते हैं एक बार, देन फिर आगे आज खत्म करेंगे हम लोग। ये है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1923 में असेंबली में बम फेंका। अच्छा 1923 दिया हुआ है, सॉरी मैंने इसको 1929 पढ़ लिया था, तो ये 1929 होगा। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट में बम फेंका था, तो ये बिल्कुल सही है कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट में बम फेंका गया था। और यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने भी गलती से 1923 को 1929 ही पढ़ लिया था, तो इसलिए अगर 1929 होगा तभी इसका जो है सही उत्तर होगा, ऐसे अदरवाइज इसका क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या इसी को आंसर समझ लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, 44 में क्या दिक्कत है, 44 में आते हैं 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के रूप में विभाजित हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि 1915 में कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए, तो 15 में नहीं हुए थे, कब हुए थे, 1916 में, तो यानी सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, अच्छा तो नहीं है पूछा गया है, तो नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट करेक्टली मैच में कौन है, दूसरा वाला मैच नहीं करता है और पहला वाला क्या है, मैच करता है। चलिए गुड, बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिया, अच्छी बात है। और यहाँ पे सेकेंड आंसर हो जाएगा। बट पॉइंट वही था कि ये दोनों चीज़ें जो मैं समझाया था वही था, बस क्वेश्चन को कई बार आपको ध्यान से पढ़ना है और यही मैंने आपको बार बार सिखाया भी था कि ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और आपने ध्यान से पढ़ा इसलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ भी करेक्टली
सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनली 2। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी आपका करंट का भी क्लास है और मिलते हैं कल के क्लास में। अब बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। लेकिन इस धन्यवाद से पहले कल क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा एक नज़र देख लीजिए। गांधीवादी चरण, जो कांग्रेस का जो थर्ड फेज था, उस थर्ड फेज में 1917 से लेकर के 1934 के बीच के जितने भी इवेंट हैं, जितने भी घटनाएं हैं, लाइक चंपारण सत्याग्रह, खेरा, बारदोली, इसके अलावा असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद सविनय अवज्ञा, इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग स्पेशली इसमें डिस्कस करेंगे। तो गांधीयन फेज 1917 से लेकर 1934 इस बीच के घटनाओं को कल पढ़ के आइएगा, और कल के टॉपिक में हम लोग इसके पॉइंट्स को और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। होपफुली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, फैक्ट्स थोड़े से रिवीजन हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बन रहा होगा और चीज़ों को समझना पढ़ना आसान लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस जग रहा होगा। जिन लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, जो लोग ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको पहला सजेशन मेरा यही होगा कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो चैप्टर्स आपके पढ़ने के लिए होते हैं उनको पढ़ के ऑब्जेक्टिव बनाइए। कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं कि नहीं अभी से ही प्रैक्टिस करने लगते हैं, और उस दौरान हम पढ़ते कम हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो पहले पढ़ाई होनी चाहिए, देन प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे प्रैक्टिस करने ही उतर जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो चैप्टर या जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट कमज़ोर है या अच्छे से अभी आपका नहीं पढ़ा हुआ है, देन उसको पढ़ लीजिए और उसको आप जो है फिर ऑब्जेक्टिव बनाइए। ठीक है, क्लास डिलीट हो जाता है, कोई क्लास डिलीट नहीं होता है, दिखता है ये क्लास कंटिन्यू दिखेगा। एग्ज़ाम तक आराम से इसको 25 बार चाहिएगा तो 25 बार रिवीजन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा बहुत गलत हो जाता है, तो गलत हो जाने के पीछे रीज़न होते हैं कि ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। कई बार गलत होने का रीज़न होता है कि चैप्टर का रिवीजन नहीं होना, टॉपिक का रिवीजन नहीं होना, ये भी कारण होता है गलत होने का। तो चलिए, अभी आपके करंट के क्लासेस हैं, इसलिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।